हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अगेन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वांगशन एफएफ आई एम योर ब्राइट लैंसन। तो चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट हम शुरू करते हैं। बट इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जियांग फेंगमैन भी इनकी वेडिंग करवा रहे थे एक 40 साल के आदमी से, जो कि बहुत ही ओल्ड था। उसकी एज ऑलमोस्ट जियांग फेंगमैन की जितनी ही थी, बट जियांग फेंगमैन को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वहीं वांग जी अपने फ्रेंड्स के साथ जो है एडवेंचर करने निकल जाता है और उसका फ्रेंड वैन जाओ उसे एक टास्क देता है जिसमें उसे बोला जाता है कि इस घर में जाओ और कुछ ऐसा करो जो आज तक हम में से किसी ने न किया हो। और वांग जी बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो वहाँ पर जाकर वी यिंग की इंसल्ट करता है और वी यिंग का खुद को लवर बताता है। और इसके बाद वहाँ पर जियांग फेंगमैन जो है वो गुस्सा होते हैं। वी यिंग की वेडिंग टूट जाती है और फिर जियांग फेंगमैन गुस्से में आकर वी यिंग की वांग जी से शादी करवा देते हैं। और वांग जी की नशे की हालत होने की वजह से उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, बस वो करते चला जाता है। और वी यिंग को उसके घर से बाहर निकाल दिया जाता है। वी यिंग बाहर जो है वांग जी के साथ खड़ा हुआ था। वांग जी वी यिंग को लेकर अपने फ्रेंड्स के पास आता है। ये देखकर सोंग लैन बोलता, वांग जी ये सब क्या किया तुमने? वांग जी देखता और बोलता, वो तुम लोगों ने कहा था ना मैं कुछ ऐसा करके आऊँ जो कि किसी ने नहीं किया। तो देखो मैंने कर लिया, मैंने कर दिया। नी हुसैन बोलता, वांग जी तुमने क्या किया है? वांग जी देखता और बोलता, हाँ मैंने ना शादी कर ली। हाँ ये मेरी ओमेगा ब्राइड है। हाँ देखो अच्छी है ना। एंड ये बोलकर वो उन सभी को देखता है। ये सुनने के बाद सभी शॉक। सोंग लैन बोलता, वांग जी तू जानता भी है तुमने क्या किया है? ये कोई मजाक नहीं है वांग जी, तू क्या कर गया है तुझे पता भी है? वांग जी बोलता, हाँ नहीं, मुझे पता कैसे नहीं होगा। हाँ मुझे पता, शादी कर ली? नहीं शादी नहीं की, बस मैंने ना कुछ वॉव्स लिए थे और हाँ साइन करवाया था उन्होंने, बस इतने में ही हो गया। हाँ मुझे नहीं पता, मैंने ना कर लिया जो करना था वो हो गया। एंड ये सुनने के बाद वी यिंग उन सबको घूर के देखता है। सोंग लैन बोलता, वांग जी तू जानता भी है तुमने क्या किया है? ओ गॉड, तुमने सच में? वांग जी बोलता, हाँ मैंने ना तुम्हें पता वहाँ जाकर क्या बोला? मैंने वहाँ जाके बोला कि आपके ओमेगा बेटे का ना मैं लवर हूँ। और उसके बाद उन्होंने इसे मेरी शादी करवा दी। और मैंने बोला कि ये आपका ओमेगा बेटा ना मुझे बहुत पसंद करता है, हम दोनों ना एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उसके बाद उन लोगों ने इससे मेरी शादी करवा दी। ओ माय गॉड, हाँ देखो मैंने कर लिया ना। हाँ तुम लोगों ने कहा था मैं कुछ ऐसा करके आऊँ तो मैंने कर दिया। देखो मैंने कितना बड़ा काम किया है ना, तुम में से कोई नहीं कर सकता। हाँ, ग्रेट लाइन वांग जी। एंड ये बोलकर वो हंसने लगता है। वी यिंग जब ये सुनता है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वी यिंग सोचता है, क्या ये सिर्फ एक टास्क की तरह कर रहा था? हाँ मेरी लाइफ पर बात कर दी इस अल्फा ने, और इसे मजाक लग रहा है ये सब। वी यिंग लैन वांग जी को अपनी ओर करता है और उसके फेस पर एक खींच कर चमाट मारता है। और उस थप्पड़ की गूंज इतनी थी कि वांग जी संभाल भी नहीं पाता, वो गिरने वाला था पर उसके दोस्त उसे पकड़ लेते हैं। वांग जी देखता वी यिंग को गुस्से में और बोलता, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा? हाँ ये बोलकर आगे बढ़ने लगता है। तभी उसके फ्रेंड्स पकड़ लेते हैं और बोलते, वांग जी संभालो। वी यिंग उसे देखता है और बोलता है, तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो। ये सुनने के बाद वांग जी स्माइल करता है और बोलता, हाँ तुमने मुझे घटिया कहा और तुम जानते भी मैं कौन हूँ? ये सुनने के बाद वी यिंग देखता और बोलता, हाँ तुम वो इंसान हो जिसने मेरी लाइफ खराब कर दी। तुम वो इंसान हो जिसने मेरे कैरेक्टर पर सवाल खड़ी कर दी। तुम वो इंसान हो जिसकी वजह से मेरे पिता ने मुझे अपने घर से निकाल दिया। तुम वो इंसान हो जिसकी वजह से मुझे सबके सामने जलील होना पड़ा। तुम वो इंसान हो, तुम वो हो जिसने मुझसे मेरी लाइफ छीन ली, मेरे परिवार को छीन लिया। तुम्हारी वजह से मैं सबके सामने कैरेक्टरलेस साबित हो गया। तुम्हारी वजह से सब कुछ ख़त्म हो गया। तुमने मुझसे मेरा सब कुछ ले लिया। तुमने सब कुछ ले लिया। तुम क्यों कर रहे थे ये सब? हाँ मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं था। क्या मिला तुम्हें मेरी लाइफ ख़राब करके? क्या मिला तुम्हें? ये बोलकर वी यिंग रोने लगता है क्योंकि एक सेकंड में ही वी यिंग की लाइफ ख़त्म हो गई थी। तभी सोंग लैन बोलता है कि हमें एक काम करना होगा, इसे घर लेके जाना होगा क्योंकि अभी ये ठीक हालत में नहीं है। वांग जी बोलता, तुम? एंड ये बोलकर वो गुस्सा करता है, बट वांग जी के फ्रेंड्स उसे संभाल लेते हैं और उसे चुप रहने के लिए बोलते हैं। वी यिंग चुपचाप था, वो कुछ भी नहीं बोल रहा था, बस वो चुपचाप करके वांग जी को देखता जा रहा था। वांग जी इस वक्त नशे में था तो उसे क्या सही है क्या गलत है इसका कोई आइडिया नहीं था। तभी नी हुसैन बोलता है कि हमें फ़िलहाल के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हमें वांग जी को घर लेके जाना होगा क्योंकि अभी वो इस हालत में नहीं है कि वो कुछ सोच समझ पाए। तो हमें पहले वांग जी को घर लेके जाना होगा और जो होगा वो इन दोनों को ही करना होगा क्योंकि शादी हो चुकी है। अब हम लोग क्या ही बोलें इसमें।
वांग जी तो बस एकदम बेहोश होने की कगार पे था। वो तो कुछ भी नहीं बोल रहा था, पूरी तरह से नशे में होकर बस हाँ वो सोंगलेन का सहारा लेके खड़ा हुआ था। और वैन चाओ को ये सब देख के मज़ा आ रहा था, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी ने द ग्रेट लान वांग जी को स्लैप किया हो। वो तो एंजॉय कर रहा था इस मोमेंट को, एंड उसे मज़ा आ रहा था वांग जी की ये हालत देख कर। इसके बाद सोंग लैंग तुरंत ही कॉल करके ड्राइवर को बुलाता है, एंड वहाँ पर कार आती है। इसके बाद वो देखते हैं वीजिंग को। सोंग लैंग बोलता है कि देखिए जो भी हुआ हो, बट अब हमारी बेस्ट फ्रेंड लन वांग जी की ब्राइड है, तो आपको हमारे साथ चलना होगा प्लीज़। हम आपको वांग जी के घर छोड़ देते हैं, उसके बाद आगे का क्या होगा आपको खुद ही करना होगा, क्योंकि हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वीजिंग देखता है उसे, और उसे भी लगता है कि हाँ उसे जाना चाहिए, क्योंकि अब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, उसे जाना ही होगा। तो इसके बाद वो भी चुपचाप करके उन्हीं के साथ बैठ जाता है। और इसके बाद कार स्टार्ट होती है। थोड़ी ही देर के बाद कार लैंड मैंशन पहुंच जाती है। लैंड मैंशन पहुंच जाने के बाद जैसे ही गेट वाला जो गार्ड था वो देखता है कि कार आ चुकी है, हॉर्न सुनाई देता है, तो वो गेट ओपन करता है और कार लैंड मैंशन के अंदर जाती है। उसके तुरंत ही बाद नेहो सेंग और जो वो सोंग लैन था वो वांग जी की हेल्प करते हैं और उसे बाहर निकालते हैं और उसे खड़ा करते हैं। इसके बाद नेहो सेंग जाता है, कार का डोर ओपन करता है, और उसके बाद अंदर से जो वीजिंग था वो भी बाहर निकल कर आता है। सोंग लैन जो है वो दिखता है वांग जी को और बोलता है, वांग जी हाँ, इसके बाद जो होगा ना वो संभाल लेना, क्योंकि हम तो यहाँ पर नहीं होने वाले। तुम्हारी मॉम की डांट सुनने के लिए, तुम्हारी मॉम बहुत डेंजरस है, तो हमसे तो नहीं होगा कि हम संभाल पाएँ ये सब, तो तुम खुद ही संभाल ले यार, ठीक है हम जा रहे हैं। वो देखता है वीजिंग को और बोलता है कि देखिए आपका ये आज से घर है, आप अंदर चले जाइए, क्योंकि हम नहीं रुक सकते हैं, ये आपका फैमिली मैटर है। एंड ये बोलकर वो वांग जी को खड़ा करते हैं। वांग जी खड़ा हो जाता है, एंड फिर इसके बाद सोंग लैन कार में बैठ जाता है, नीहू सेंग भी बैठता है, और वैन चाओ कार ड्राइव करके वहाँ से उन्हें को लेके चला जाता है। वीजिंग देखता है और कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी अपने आप को संभालता है और आगे धीरे धीरे करके चलना शुरू करता है। एंड वो थोड़ा सा आगे आता है, तब उसे वांग जी को अपने पैरों मतलब अपने पीछे एक आवाज़ सुनाई देती है किसी के कदमों की। तो वांग जी पीछे टर्न होकर देखता है और बोलता, हाँ तुम कौन हो? एंड ये बोलकर वो वीजिंग को देखता है, और ये सुनते ही वीजिंग शॉक, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कितना घटिया इंसान है, कैसा अल्फा है ये। अभी 2 मिनट पहले ही, मतलब कुछ टाइम पहले वो उसे शादी करके लेके आया, और अब ये बोल रहा है कि मैं कौन हूँ। वांग जी फिर से वीजिंग को देखता है और बोलता है, हाँ तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, कौन हो तुम, हाँ और कर क्या रहे हो? एंड जैसे वीजिंग ये सुनता है वो वांग जी को घूर के देखता है और बोलता है, मैं कौन हूँ? हाँ इतनी जल्दी भूल गए तुम, मैं कौन हूँ? अभी तो हमारी शादी को 1 घंटा भी नहीं हुआ है और तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गए। वीजिंग आता है गुस्से में, वांग जी का कॉलर पकड़ता है और बोलता है, तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई मुझसे ये पूछने की कि मैं कौन हूँ? हाँ मुझसे शादी करके ऐसे मुझे छोड़ना चाहते हो तुम? हाँ क्या मिला तुम्हें मेरी लाइफ बर्बाद करके? क्या मिला तुम्हें सबके सामने मुझे जलील करके? हाँ क्या क्या करना चाहते थे तुम? अब तो तुम्हें खुशी मिल रही होगी ना? हाँ अपने अपने एडवेंचर के चक्कर में किसी के लाइफ को बर्बाद करके, हाँ बहुत बहुत खुश होना तुम, प्राउड फील हो रहा होगा ना तुम्हें? हाँ क्यों क्यों मेरी लाइफ ख़राब कर दी तुमने? क्यों किया तुमने ऐसा, क्यों किया? एंड ये बोलकर वीजिंग रोने लगता है। एंड ये देख कर वांग जी बोलता है, हाँ क्या 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 बकवास कर रहे हो तुम? एंड जैसे ही गार्ड ने ये सब देखा, वो तुरंत ही जो घर था उसका डोर ओपन करता है, और घर डोर ओपन होते ही वीजिंग देखता है सामने डोर की ओर। एंड वो घर को देखकर शॉक, क्योंकि ये कोई घर नहीं था, ये एक पैलेस था, बहुत बड़ा एंड बहुत ब्यूटीफुल। बट फिलहाल वीजिंग इन सब चीज़ों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। वीजिंग वांग जी को देखता है और उसके कॉलर को खींचते हुए बोलता, बताओ मुझे क्यों क्यों मेरी लाइफ ख़राब कर दी तुमने? हाँ क्यों किया तुमने ये सब? एंड ये बोलकर वीजिंग वांग जी के कॉलर को खींचने लगता है, एकदम से उसे हिलाने लगता है। तभी मैंशन के अंदर एक तेज़ आवाज़ गूंजती है, जिसमें एक लेडी चिल्लाते हुए बोलती है, हाउ डेयर यू, हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे का कॉलर पकड़ने की? एंड ये सुनते ही वीजिंग देखता है, एंड वो देखकर थोड़ा सा डर जाता है, क्योंकि ये किसी और का घर था। एंड एक लेडी बहुत ही डरावने अंदाज में चलते हुए आगे की ओर आ रही थी, और वीजिंग इसे देखकर थोड़ा सा डर गया था। पर वीजिंग अभी भी वैसे ही खड़ा हुआ था, और ये लेडी कोई और नहीं मैडम लान थी, जो कि लान किरण की वाइफ थी। हम मैडम लान के पीछे देखते हैं लान किरण को, जो कि इस लान मैंशन के ऑनर भी हैं। एंड वो धीरे धीरे करके आगे आते हैं। मैडम लान तुरंत ही आती हैं, एंड वो वीजिंग के हाथों को वांग जी के कॉलर से दूर करती हैं और बोलती है, तुमने सुना नहीं मैंने तुमसे क्या कहा? हाँ कौन हो तुम? वीजिंग जो है वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। तभी वो देखते हैं और बोलती, वांग जी बेटा तुम ठीक हो? वांग जी देखते हो, बोलता, मामा मामा मुझे नींद आ रही, मुझे सोना है। एंड ये बोलकर वो अपनी मॉम को देखता है। इसके बाद मैडम लान बोलती है कि मुझे बताओगे तुम कौन हो और कर क्या रहे हो यहाँ पर? वीजिंग तो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था, वो बिल्कुल चुपचाप था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। तभी लान करण बोलते हैं, ई शांत हो जाओ, 1 मिनट रुको तो सही, पहले पूछो तो सही इसे कौन है, आराम से पूछ लो। एंड वो वांग जी को देखते हैं और बोलते, वांग जी मुझे बताओ तुमने क्या किया इस लड़की के साथ? हाँ
एंड ये सुनने के बाद वीजिंग देखता है लान करण को, तो वीजिंग को थोड़ा सा ठीक लगता है कि हाँ चलो उसके डैड तो कम से कम नॉर्मल हैं एंड नॉर्मली बात कर रहे हैं, बट मैडम लान बहुत ही गुस्से वाली थी। वांगची देखता है और बोलता है मामा मामा मुझे नींद आ रही है। वीजिंग देखता है और बोलता वो मैं, एंड इससे पहले कि वीजिंग कुछ बोलता वांगची बोलता हाँ ये ना मामा ये ना मेरे साथ है। वो क्या है नहीं मामा, मैंने ना एडवेंचर करने के चक्कर में ना इसके घर में चला गया और वहाँ जाके ना मैंने सबके सामने बोल दिया कि ये ना ये मेरा लवर है। और फिर इसके डैड ने मुझसे पूछा कि क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो मैंने कहा नहीं, मैंने कहा ये मेरा लवर है और मैं इसका लवर हूँ। तो इसके डैड ने ना कहा कि अब से ये मेरा ओमेगा होगा, और उन्होंने ना इससे कहा कि क्या कहा हाँ, उन्होंने ना हमें घर से बाहर निकाल दिया और जाने से पहले उन्होंने मेरी ना इससे शादी करवा दी और मैंने शादी कर ली। मामा कितना बड़ा एडवेंचर था ना मामा। हाँ, ये सुनने के बाद मैडम लायन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। एंड ये सुनने के बाद लायन करण बोलते हैं व्हाट वांगची तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। हाँ, ये सुनने के बाद मैडम लायन देखती हैं और बोलते हैं कि हाँ मेरे बच्चे ने एडवेंचर किया। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग तो देख रहा था बड़ी बड़ी आंखें करके, एंड वो वीजिंग को देखती है और बोलती है कि ओके एडवेंचर था, ख़त्म, निकलो यहाँ से। वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है। जो लायन करण थे वो बोलते हैं तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें पता भी है ई। हाँ, ये हमारा बच्चा, इसे शादी करके लेके आया, कम से कम एक बार बात तो सुनो। मैडम लायन बोलती हैं हाँ तो आप देख नहीं रहे मेरा बेटा नशे में है। और फिर वो देखते हैं वीजिंग को और बोलते हैं तुम बताओ क्या हुआ है। हाँ, वीजिंग देखता और फिर वो कुछ बोलने वाला था, तभी लायन करण बोलता है तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, तुम्हारे बेटे ने खुद कहा है कि वो एक लड़की की लाइफ तबाह करके आया है, एक ओमेगा की ज़िंदगी को उसने बर्बाद कर दिया है, शादी करके लेके आया तुम्हारा बेटा इसे। हाँ, और तुम उससे पूछ रही हो। हाँ, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, मुझे शर्म आ रही है इसे अपना बेटा कहते हुए। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वांगची अपने एडवेंचर के चक्कर में किसी की लाइफ बर्बाद कर सकता है। हाँ, वो ऐसे कैसे कर सकता है, कितना मुझे सच में शर्म आ रही है इस लड़के को अपना बेटा बोलते हुए। तभी मैडम लायन देखती है और बोलती चुप करिए आप। हाँ, मैं इसके जैसे 2 कौड़ी के ओमेगास को बहुत ही अच्छे से जानती हूँ। हाँ, इसी ने कुछ किया होगा, इसी ने मेरे बेटा को सड्यूस किया होगा। और वांगजी ने कहा ना हाँ कि उसे बुलाया था। हाँ, इसी ने पक्का वांगजी को बुलाया होगा, क्योंकि इस जैसे ओमेगास ना ऐसे ही करते हैं। बड़े करके ओमेगास को फंसाते हैं, उनसे शादी करते हैं और उसके बाद बहुत ही इनोसेंट बन जाते हैं। और तुम हाँ, क्या आप इसके आंसुओं पर पिघल जाओगे? बिल्कुल नहीं, मैं इसके आंसुओं पर बिल्कुल भी पिघलने वाले नहीं हूँ। ये 2 कौड़ी का ओमेगा हमारे घर पे बिल्कुल भी नहीं रहेगा। एंड वीजिंग को ये सब सुनने के बाद डर लग रहा था। वीजिंग को मैडम लायन में भी वही दिख रहा था जो उसे जियांग फेंगमैन में दिखता था। मैडम लायन भी बिल्कुल जियांग फेंगमैन जैसी ही थी। वो भी वीजिंग को मारा करते थे, टोंट मारते थे, उसे जलील किया करते थे। और आज जियांग फेंगमैन की जगह मैडम लायन है, वो भी वीजिंग को जियांग फेंगमैन की तरह ही ट्रीट कर रही हैं, उसे टोंट मार रही हैं, उसे जलील कर रही हैं। एक बार फिर वीजिंग अपने आप को जलील होने से सबके सामने नहीं रोक पाया। जियांग फेंगमैन बोलते हैं ई तुम जानती भी तुम क्या बोल रही हो। हाँ, ये एक लड़की की लाइफ को बर्बाद करके आया है, तुम जानती भी हो। हाँ, और तुम सब जानने के बाद भी ऐसा बोल रही हो। हाँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा। तभी मैडम लायन बोलती हैं कि ठीक है, जो हो गया सो हो गया, एंड वैसे भी वो एक एडवेंचर था और मेरा बेटा नशे में है, नशे में हुई कोई चीज़ मान्य नहीं रखती है, तो इसलिए तुम निकलो यहाँ से। एंड ये बोलकर वो वीजिंग को देखती हैं। जियांग फेंगमैन बोलते हैं ई तुम क्या बोल रही हो, तुम इतनी रात को एक ओमेगा को घर से बाहर निकाल दोगी। हाँ, और वो भी हमारे वांगची का ओमेगा है, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। वांगची ने इससे शादी की है और शादी कोई मजाक नहीं होती है। ई लायन देखती है वीजिंग को और वो बोलती हैं कि हाँ मुझे अच्छे से पता है। फिर वो बोलती हैं हे लड़के, नाम क्या है तुम्हारा? वीजिंग देखता है और बोलता मेरा नाम फी वूजियान है। ये सुनने के बाद मैडम लायन बोलती सुनो वी वूजियान, तुम निकलो यहाँ से, तुम हमारे कुछ भी नहीं लगते हो। ये सुनने के बाद लायन करण बोलते हैं ये तुम क्या बोल रही हो। हाँ, वो कहीं नहीं जाएगा, वो हमारे बेटे वांगजी का ओमेगा है और तुम ऐसे उसे बाहर नहीं निकाल सकती हो। ये गुस्से में देखती हैं और बोलती हैं तो आप क्या चाहते हैं, इसे मैं अपने घर पे रखूँ, सिर पर बिठा के रखूँ। हाँ, ये सुनने के बाद लायन किरण बोलते हैं कि हाँ ये यहीं पे रहेगा। मैडम लायन बोलती हैं बिल्कुल भी नहीं, ये यहाँ पे नहीं रहेगा। लायन किरण बोलते हैं ई भूलो मत, मैं इस घर का मालिक हूँ, तुम अकेली नहीं हो। ये सुनने के बाद लायन ये अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लेती है एंड वो गुस्से में वीजिंग को देखती है। लायन किरण बोलता है मैंने कहा ना वीजिंग आज से यहीं रहेगा और यही फाइनल डिसीजन है। मैडम लायन को गुस्सा आ रहा था बट वो इस वक्त कुछ भी नहीं कर सकती थी। अगर उन्होंने कुछ ज़्यादा किया तो फिर बातें और भी ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी। मैडम लायन देखती है वीजिंग को और बोलती है कि ठीक है मैं इसे यहाँ पर रहने के लिए दे रही हूँ, बट ये मेरे बेटे से बिल्कुल दूर रहेगा क्योंकि तुम मेरे बेटे के ओमेगा बिल्कुल नहीं हो। एक सड़क छाप ओमेगा मेरे बेटे का ओमेगा नहीं हो सकता है। तुम इस घर में बस एक सर्वेंट हो और कुछ भी नहीं हो।
बस एक सर्वेंट की तरह रहोगे। और हाँ, साइड में जो हमारा गेस्ट रूम है ना ऊपर वाला, जो कि बहुत ही डर्टी एंड डस्ट से भरा हुआ है, वही तुम्हारा होगा। समझ आया तुम्हें? एंड वांग जी जो है वो देखता है और वो मतलब उसे सर में दर्द हो रहा था, तो वो धीरे धीरे करके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हॉल में मैडम लैन एंड एक सर्वेंट और लैन किरण ही खड़े हुए थे और वीजिंग चुपचाप था। वीजिंग को बुरा लग रहा था। वीजिंग सोचता है कि उसकी लाइफ क्या से क्या हो गई। वहाँ पर भी ऐसा ही था और यहाँ पर उससे बदतर है, बस और कुछ भी नहीं। वीजिंग की शायद किस्मत में ही यही लिखा हुआ था। इसके बाद लैन ई जो है वो एक सर्वेंट को बुलाती हैं और बोलती है, जाओ इसे लेकर जाओ और जो हमारा स्टोर रूम है वहाँ पर जाकर फेंक दो इसे। ये सुनने के बाद जो लायन किरण थे वो बोलते ई, बट ई गुस्से में देखते हैं और बोलते चुप करिए, आपकी वजह से मैं इसे यहाँ पर रहने के लिए दे रही हूँ और इससे ज़्यादा कोई उम्मीद मत रखना। और अब आप जाइए यहाँ से। लायन ई गुस्से में देखती हैं और वो लायन किरण को वहाँ से लेकर चली जाती है। लायन किरण इस वक्त कुछ भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ ज़्यादा बोला तो बात ज़्यादा बढ़ जाएगी और गुस्सा मैडम लायन और भी ज़्यादा हो जाएंगी। वो सोचते हैं कि वो बाद में सब ठीक करेंगे। फ़िलहाल के लिए रात बहुत है तो अभी ये सब चीज़ें नहीं हो सकती, क्योंकि वांग जी भी नशे में है। तो जब वो होश में आ जाएगा तो वो ठीक से बैठकर बात करेंगे, उसके बाद ही सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता और वो चुपचाप करके उस सर्वेंट के साथ चला जाता है। सर्वेंट थोड़ी देर के बाद वीजिंग को एक रूम के सामने लाकर खड़ा कर देता है। इसके बाद वो देखता है और बोलता है, सर आप इसमें जा सकते हैं। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता और सर्वेंट वहाँ से चला जाता है। सर्वेंट के जाने के बाद वीजिंग डोर ओपन करके अंदर आता है एंड देखता है तो इस रूम के अंदर कुछ भी नहीं था। चारों तरफ धूल मिट्टी थी, कबाड़ रखा हुआ था, एकदम स्टोर रूम था, टूटी चीज़ें फूटी चीज़ें सब पड़ी हुई थी इसमें और बहुत ही गंदा था, बिल्कुल ख़राब हो चुका था। वीजिंग देखता है तो यहाँ पर एक पंखा तक नहीं था, एक खिड़की थी और कुछ भी नहीं। वीजिंग देखता है और उसे बहुत ही हर्ट होता है, अपने दिल में उसे दर्द होता है। वीजिंग जाकर डोर बंद करता है और उसके बाद अंदर आता है, पूरे रूम को देखता है और वीजिंग वहीं पर बैठ जाता है। उसके बाद वो अपने कपड़ों को देखता है। वीजिंग को बहुत गर्मी लग रही थी, एक तो उसने वेडिंग अटायर पहना हुआ था, ज्वेलरीज वगैरह भी थी कुछ, तो वीजिंग को गर्मी लग रही थी। वीजिंग एक एक करके अपनी थोड़ी बहुत ज्वेलरीज को एंड अपने उस बोल सकते हैं रेड कलर के वेडिंग हानफों को निकालता है और उसके बाद रख देता है। वीजिंग अपने इनर रोब में था। वीजिंग दिखता है नीचे तो बहुत ही धूल थी, कुछ भी नहीं था यहाँ पर। वीजिंग चुपचाप करके जो अपना हानफू था उसे ही नीचे फ्लोर पर डालता है और उसके बाद उसी अपने हानफू पर सो जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ से नाइट का सीन। वीजिंग चिल्ला रहा था और बोलता, नहीं नहीं प्लीज़ डैड मेरी बात सुनिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया डैड, मेरी बात सुनिए, मैं इसे नहीं जानता, प्लीज़ डैड प्लीज़ मुझे घर से मत निकालिए, प्लीज़ डैड सुन लीजिए मेरी बात सुनिए डैड, प्लीज़ डैड आई एम सॉरी डैड, प्लीज़ मैं नहीं जानता, प्लीज़ डैड। एंड ये बोलकर वीजिंग ज़ोर ज़ोर से रो रहा था और उसकी पूरी बॉडी वाइब्रेट कर रही थी। वीजिंग जो है वो पसीने से दर-बदर हो चुका था, तभी वह ज़ोर से चिल्लाते हुए बोलता, मॉम। एंड वो उठ जाता है। वीजिंग को इस छोटे से कमरे में घुटन महसूस हो रही थी। वीजिंग को ठीक से ब्रीथ लेने में भी नहीं हो रहा था, वीजिंग को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। वीजिंग तुरंत ही जल्दी से जो है रूम का डोर ओपन करता है और बाहर निकल कर आता है और एक चैन की सांस लेता है। तभी वीजिंग की नज़रें साइड में जाती हैं नीचे की ओर, जहाँ पर वांग जी अपनी मॉम के साथ धीरे धीरे चलते हुए आ रहा था एंड दोनों के फेस पर स्माइल थी और बात कर रहे थे। वांग जी को देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि जैसे उसने कुछ किया हो, जैसे कि मानो कुछ भी नहीं हुआ हो। वो बिल्कुल नॉर्मल था, हंस रहा था, बात कर रहा था मैडम लैन के साथ, बिल्कुल नॉर्मल था। एंड वीजिंग देखकर शॉक था। वीजिंग सोच नहीं पा रहा था कि क्या। वांग जी ने जो है वो ब्लैक आउटफिट पहना हुआ था और जिसमें वो बहुत हैंडसम लग रहा था। फेस पर उसके बाल आ रहे थे जो कि उसे और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रहे थे। वीजिंग चुपचाप करके बस सब चीज़ें देखता जा रहा था और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये इंसान कैसे इतना शांत हो सकता है, जब कल रात उसने वीजिंग की लाइफ को तबाह कर दिया और अब वो बिल्कुल ऐसे है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। वीजिंग को अपने दिल में तेज़ दर्द होता है। वांग जी ऐसे ऊपर की ओर आ रहा था, तभी अचानक से, इससे पहले कि वांग जी जो है वो वीजिंग को देख पाता, मैडम लैन आगे आती हैं और बोलती, वांग जी पीछे पलट कर देखता है और बोलता, हाँ मॉम। मैडम लैन बोलती, वांग जी बेटा मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है एक काम करो, तुम अपना काम जल्दी ख़त्म कर लेना। वांग जी बोलता, हाँ ठीक है मॉम। एंड इसके बाद वो बोलते, ठीक है जाओ तुम। एंड वांग जी इसके बाद वहाँ से निकल जाता है। वो पहले ऊपर की ओर जाने वाला था बट इसके बाद वो रुक जाता है और वहाँ से चला जाता है क्योंकि नाश्ता लग चुका था, इसीलिए। मैडम लैन तुरंत ही आती हैं वीजिंग के पास एंड वीजिंग को देखती हैं और बोलती हैं, तुम अपनी ये मनुष्य शक्ल लेके बाहर क्यों निकले। हाँ। वीजिंग देखता है और बोलता है, मैम मुझे बहुत बहुत गर्मी लग रही है इसलिए मैं बाहर आया। मैडम लैन देखती हैं और बोलती कि ओ अच्छा क्या बात है। अब बेचारे प्रिंस को गर्मी लग रही है तो मैं क्या करूँ। हाँ तुम्हें गर्मी लग रही है तो अपने घर क्यों नहीं चले जाते हो। हाँ या फिर अपने घर से पंखा ऐसी या फिर अपने लिए कुछ कपड़े क्यों नहीं ले आते हो। वीजिंग देखता है और बोलता वो मैं मैडम लैन बोलता, शट अप। हाँ तुम्हारे घर वाले ने मुझे लगता है कि तुम्हें भिखारी की तरह बाहर निकाल कर फेंक दिया है। हाँ
ये सुनते ही वीजिंग को बहुत बुरा लगता है, पर वीजिंग कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि अब जैसे कि मानो ये उसकी किस्मत ही बन गई हो। वीजिंग देखता है और बोलता है आंटी देखिए प्लीज़, वो मुझे बहुत गर्मी लग रही है। ये सुनते ही मैडम लाइन को गुस्सा आता है, वो बोलते हैं शट अप, तुम मुझे आंटी नहीं बोलोगे क्योंकि तुम मेरे कोई भी नहीं लगते हो। समझ आया ना तुम्हें, मैं तुम्हारी कुछ भी नहीं हूँ, तो इसीलिए मुझसे तुम मुझे मैम बोलोगे, समझ आया तुम्हें, क्या बोलोगे मुझे। वीजिंग देखता और बोलता मैम। ये सुनने के बाद मैडम लैन बोलती हाँ मैम बोलोगे, और तुम आज से घर के बस एक सर्वेंट हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं, और अगर कुछ बनने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगी जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। वीजिंग देखता और बोलता मैडम मुझे बहुत कमरी लग रही है, मैडम मुझे बहुत गर्मी लग रही है, प्लीज़ मुझे कुछ कपड़े। वो देखती हैं गुस्से में और बोलती हैं कि ओह अच्छा। फिर उन्हें गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ भी नहीं करती, वो चिल्लाते हुए बोलती हैं साओ सिंचन। एंड थोड़ी ही देर के बाद साओ सिंचन आता है, वो बोलते जी मैम। मैडम लाइन देखती हैं और बोलती हैं जाओ अपने कोई फटे पुराने जो कि बहुत पुराने कपड़े हों वो ला कर इसे दे दो। एंड ये सुनने के बाद साउथ जंक्शन बोलता बट लेकिन मैडम लाइन बोलते मैंने कहा ना जाओ और करो। ये सुनकर साउथ जंक्शन बोलता जी मैम। एंड वो तुरंत ही भाग कर जाता अपने रूम में, और फिर वो कुछ अपने कपड़े लेकर आता है और वो ला कर तुरंत ही दे देता है। मैडम लाइन बोलती पकड़ो इन्हें और ये कपड़े लो और जाकर पहन लो, और आज से तुम साउथ सेंक्शन के सारे काम करोगे। ये सुनते ही साउथ सेंक्शन बोलता है बट मैं क्या करूँगा अगर ये मेरे काम करेगा तो। मैडम लाइन बोलते हैं मैंने जो कहा वो चुपचाप, ठीक है समझ आया तुम्हें, और तुम किचन का काम करोगे। इसके बाद साउथ सेंक्शन कुछ भी नहीं बोलता है और मैडम लाइन गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ये सब सुनने के बाद वीजिंग की तो आंखें बड़ी बड़ी ही हो गई थी, क्योंकि काम बट वो कैसे कर सकता है। ऐसा नहीं कि वीजिंग को आता नहीं है, बट उसने कभी काम नहीं किया है। हाँ जियांग फेंगमैन बहुत गुस्सा करते हैं, उन्हें कभी कभी मार भी देते हैं, बट वो कभी अपने बच्चों से काम नहीं करवाते थे। जियांग फेंगमैन काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, और उसके मतलब जो फादर थे वो भी काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, तो उन्होंने कभी काम किया ही नहीं है। तो इसीलिए वीजिंग को काम ऐसा नहीं कि करना नहीं आता है, बट उसने किया नहीं है तो एक आदत नहीं होती है। और यहाँ पर वीजिंग को सर्वेंट, वीजिंग को बहुत बुरा लग रहा था, वीजिंग रोए जा रहा था, पर उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तभी जो साओ सिंचन था वो बोलता है प्लीज़ देखिए आप रोइए मत, एक काम करिए आप ये कपड़े लीजिए और प्लीज़ बात ले लीजिए, क्योंकि देखिए मैं इसमें तो आपकी ज़्यादा हेल्प तो नहीं कर सकता हूँ, पर मैं आपकी काम करने में हेल्प कर सकता हूँ। वीजिंग ये सुनते ही एक ब्राइट आई से देखता और बोलता आप मेरी हेल्प करेंगे। ये देखने के बाद साओ सिंचन बोलता है हाँ सर बिल्कुल मैं आपकी हेल्प करूँगा। वीजिंग देखता और बोलता नहीं आप मुझे सर मत बोलिए, मैं कोई सर नहीं हूँ। ये सुनने के बाद साओ चिंगचन बोलता नहीं ऐसे कैसे, मैं आपको सर ही बोलूँगा क्योंकि मुझे पता चला है कि आप हमारे वांगजी सर की ओमेगा हो। तो वीजिंग बोलता नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज़ आप मुझे वीजिंग बोलेंगे। ये सुनने के बाद साओ सिंचन देखता है और बोलता ठीक है मैं तुम्हें वीजिंग बोलूँगा। ये सुनने के बाद वीजिंग को अच्छा लगता है और वीजिंग देखता है, वीजिंग को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। साउथ सिंचन उसे कपड़ों का बैग देता है और बोलता है देखिए आप ये कपड़े पहन लीजिए, मैं जानता हूँ कि आपके ये लायक तो नहीं हैं, पर मैं इन्हें बस बाय ही कर सकता हूँ, मैं इतना ही अफोर्ड कर सकता हूँ। प्लीज़ मैंने इन कपड़ों को कभी नहीं पहना, मैंने इन्हें रिसेंटली बाय किया था, मैं आपको कैसे अपने पुराने कपड़े दे सकता हूँ, ये बिल्कुल भी मैंने पहने नहीं हैं। वीजिंग बोलता नहीं कोई बात नहीं है। साउथ सिंचन बोलता है प्लीज़ आप बात ले लीजिए पहले, ठीक है। वीजिंग अपना सिर हाँ में हिलाता है और इसके बाद वो बात लेने के लिए चला जाता है साउथ सिंचन में रूम में, क्योंकि यहाँ पे स्टोर रूम था, कहाँ बात होने वाला है, इसीलिए वीजिंग चुपचाप करके चला जाता है। वीजिंग को बहुत बुरा लग रहा था, वीजिंग को अपनी लाइफ जैसे हेल जैसी लग रही थी। वीजिंग की लाइफ एक सेकंड में पूरी तरह से चेंज हो गई थी। वीजिंग अपने उस हस्बैंड के बारे में तो क्या ही बोले, ये को समझ नहीं आ रहा था क्या सच में उसका हस्बैंड जो भूल गया है सब कुछ। वीजिंग को बहुत बुरा लग रहा था, पर वो कुछ भी नहीं कर सकता था। वीजिंग जाता है बात लेता है, बात लेने के बाद वो बाहर आता है, साउथ सिंचन उसे देखता है और बोलता है वीजिंग तुम बहुत प्यारे लग रहे हो। वीजिंग स्माइल करता है और बोलता है थैंक यू। एंड वीजिंग तुरंत जाकर उन्हें गले लगा लेता है। साउथ सिंचन अचानक से स्टिफ हो जाता है, बट वो एकदम नॉर्मल रहता है क्योंकि वीजिंग ओमेगा था एंड साउथ सिंचन भी एक ओमेगा था, जो कि सिर्फ ओनली वीजिंग से 2 साल ही बड़ा था। वीजिंग को देखता है और आई मीन साउथ सिंचन वीजिंग को देखता है और बोलता वीजिंग तुम ठीक हो। वीजिंग बोलता हाँ मैं ठीक हूँ। फिर वीजिंग बोलता क्या मैं आपको गगा बुला सकता हूँ। साउथ सिंचन देखता है और बोलता हाँ वीजिंग तुम मुझे बुला सकते हो। वीजिंग बोलता थैंक यू गगा मेरी हेल्प करने के लिए। साउथ सिंचन बोलता ठीक है चलो। एंड इसके बाद वो बाहर आ जाते हैं। वीजिंग नीचे जाता है एंड मैडम लाइन को देखता है। तभी हम एक देखते हैं गर्ल को जो कि बहुत ही स्टाइलिश वे में चलते हुए अंदर आती है एंड वो बोलती हैं आंटी। एंड जैसे ही मैडम लाइन उसे देखती हैं वो बोलती हैं ओ मेरी बेटी तुम आ गई। एंड ये बोलकर वो तुरंत ही उससे गले लगाती वांग लेंगे जाओ स्माइल करते हुए बोलती हैं आंटी मैं आ गई, देखो आपने मुझे याद किया और मैं आ गई बोलकर वो स्माइल करती हैं।
मैडम लैन बोलती है हाँ मैंने तुम्हें याद किया, कैसी हो तुम। वांग लिंग जाओ स्माइल करते हुए बोलती है मैं बहुत अच्छी हूँ आंटी। एंड वांग लिंग जाओ जो है वो मैडम लैन की फ्रेंड की बेटी है, जिसे मैडम लैन अपने घर की डॉटर इन लॉ बनाना चाहती हैं। एंड इसीलिए वो हर बात ऐसे ही चीज़ें करती रहती हैं, जिस वजह से हाँ कैसे भी करके वो वांग जी की नज़रों में अच्छी बन जाए और उसकी शादी वांग जी से हो जाए। और हाँ फियोंसे भी है वांग लिंग जाओ वांग जी की। मैडम लैन देखती हैं और बोलती कि हाँ मैं भी बहुत अच्छी हूँ बेटा। एंड इसके बाद वी जिंग आता है और बोलता मैडम की क्या करना है। एंड जैसे ही वो ये आवाज़ सुनती हैं वो देखती हैं वीजिंग को घूर के वांग लिंग जाओ देखती हैं और बोलती हैं हाँ ये कौन है। ये सुनने के बाद मैडम लैन बोलती हैं कि मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ। फिर वो बोलती हैं तुम यहाँ पर क्या करे हो। हाँ मैंने तुमसे कितनी बार कहा अपनी इस मनुष्य शक्ल को लेकर सबके सामने मत आया करो। हाँ अब जाओ एक काम करो किचन में जाओ एंड जाकर हम लोगों के लिए कुछ अच्छा सा प्रिपेयर करो, स्नैक्स बनाओ जाओ। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग चुपचाप करके निकल जाता है अपनी आंखों में आंसू लिए हुए। वीजिंग के जाने के बाद वांग लिंग जाओ देखती है और बोलती है आंटी ये कौन है। ये सुनने के बाद मैडम लैन तो बोलती है कि बेटा ये ना ये एक ऐसे ही बस अनाथ था। वो मुझे देखिए तो मैंने सोचा क्यों ना इसे अपने घर में काम के लिए रख लूँ। मैं ये सुनने के बाद वांग लिंग जाओ बोलती है कि देखिए आंटी मैं अच्छे से जानती हूँ, मुझे बताइए कि ये कौन है। ये सर्वेंट नहीं लग रहा है, क्योंकि वीजिंग नॉर्मल कपड़ों में भी बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। वांग लिंग जाओ देखती है और वो पूछ लेती है मैडम लैन से। मैडम लैन बोलती देखो बेटा मैं तुमसे छुपाना नहीं चाहती हूँ, ये वांग जी का ओमेगा हस्बैंड है। ये सुनते ही वांग लिंग जाओ बोलती है नहीं आंटी हम मजाक कर रही है ना। नहीं हाँ वाओ नाइस जोक आंटी, बट ऐसा जोक मत करिए, मैं जानती हूँ एक ऐसा ओमेगा वांग जी का हस्बैंड। नहीं बिल्कुल भी नहीं है ना आंटी, मजाक है ना ये। मैडम लैन बोलती नहीं ये मजाक नहीं है ये सच है, पर तुम चिंता मत करो, तुम ही मेरे बेटे की वाइफ बनोगी। इसे कोई लेना देना नहीं है वांग जी से, क्योंकि वांग जी से भूल गया है, वो तो याद भी नहीं है। हाँ उसे कुछ भी याद नहीं है। देखो वो ना मेरा बेटा सिर्फ तुमसे प्यार करता है। हाँ इसीलिए तो वो एंगेजमेंट के लिए मान गया और शादी के लिए भी मान गया। तुम चिंता मत करो ठीक है। एंड तुम्हारे एक बार अंकल को यहाँ से यूएस जाने दो, उसके बाद मैं इस ओमेगा को निकाल कर यहाँ से बाहर फेंक दूँगी। मैंने तुम्हारे अंकल की वजह से इसे अपने घर में रखा हुआ है, बट बस थोड़े ही टाइम की बात है, उसके बाद इसका भी यहाँ से सफाया कर दूंगी मैं। हाँ बस कुछ दिन की वेट करो तुम। ऐसे मैं अपनी लाइफ से अपने बेटे की लाइफ से निकाल कर दूर फेंक दूंगी। एंड ये बोलकर वो देखते हैं वांग लिंग जाओ बोलती है कि हाँ आंटी ऐसा ही करिएगा, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। तभी मैडम लैन बोलती हाँ चिंता मत करो तुम, मैं ऐसा ही करूँगी बेटा। तभी जो वांग लिंग जाओ थी वो बोलती है आंटी आप इसे अभी क्यों निकाल कर बाहर फेंक नहीं देती हैं, आप अभी इसे निकाल दीजिए ना, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, मुझे इसकी शक्ल से नफरत हो रही है। ये सुनने के बाद मैडम लैन बोलती कि बेटा मैं इसे अभी घर से बाहर नहीं निकाल सकती हूँ, क्योंकि वो इसके वेडिंग के डॉक्यूमेंट्स है ना वो तुम्हारे लैन अंकल के पास हैं, और बस एक बार ना तो वो नहीं जाने दो यहाँ से, उसके बाद मैं इसे यहाँ से निकल कर बाहर फेंक दूँगी ठीक है, तुम चिंता मत करो। हाँ अपना मूड ख़राब मत करो। ये सुनने के बाद वांग लिंग जाओ बोलती हाँ ठीक है आंटी, मुझे ये पसंद नहीं आ रहा, प्लीज़ जल्दी करिएगा जो भी करना हो। और वैसे अपने सर्वेंट काफ़ी अच्छा लेके आए हो। और इसे ना खूब काम कराइएगा अपने घर का, इसे टॉर्चर करिएगा। ये सुनने के बाद मैडम लैन बोलते तुम चिंता मत करो बेटा, मैं इसे ऐसा टॉर्चर करूँगी कि ये याद रखेगा। एंड ये बोलकर वो एक डबल से स्माइल देती हैं। इसके बाद जो वांग लिंग जाओ थी वो स्माइल करते और बोलती है आंटी मैं देख के आती हूँ कि वो किचन में क्या कर रहा है, उसे परेशान करके आती हूँ ताकि वो जल्दी से जल्दी यहाँ से भाग जाए। मैडम लैन बोलती ठीक है बेटा जाओ। इसके बाद हम देखते हैं वीजिंग को, वीजिंग किचन में था एंड उसके साथ साव सेंगचन भी था और वो वीजिंग की हेल्प करवा रहा था। वीजिंग चुपचाप करके काम करते जा रहा था, तभी वहाँ पर वांग लिंग जाओ आती है और बोलती कि ओ वाह अच्छा तो तुम न्यू सर्वेंट हो, क्या बना रहे हो तुम, वैसे देखने में तो तुम ठीक हो, हाँ काफ़ी अच्छा सर्वेंट लेके आई हैं वैसे मेरी आंटी। एंड ये बोलकर वो स्माइल करती हैं। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता, बस वो चुपचाप खड़ा हुआ था। तभी जो साव सेंगचन था वो देखता है और बोलता है आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। ये सुनने के बाद वांग लिंग जाओ बोलती कि ओ तो तुम भी यहाँ पे हो, हाँ काफ़ी अच्छा है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है सर्वेंट। वीजिंग देखता है और फिर बोलता है मेरा नाम फी वुजियान है। एंड ये सुनने के बाद वांग लिंग जाओ बोलती कि ओह फी वुजियान, चुपचाप अपना काम करो यहाँ पर, और तुम एक सर्वेंट हो उसके अलावा और कुछ भी नहीं हो, तो कुछ ज़्यादा बनने की कोशिश भी मत करना और मेरे लैन वांग जी से दूर रहना। हाँ मैं लैन वांग जी की फियोंसे हूँ और होने वाली इस घर की स्मॉल डॉटर इन लॉ, इसीलिए तुम दूर रहना। और मेरे अगर वांग जी को तुमने फंसाने की कोशिश भी की ना तो तुम्हारा वो हाल करूँगी जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। वीजिंग चुपचाप खड़ा हुआ था और कुछ भी नहीं बोलता है। एंड वो वीजिंग को देखती है और बोलती है वैसे तुम हो प्रिटी, बट मेरे वांग जी को अगर तुमने सड्यूस करने की कोशिश की ना तो तुम्हारा मैं वो हाल करूँगी जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। वीजिंग चुपचाप करके देखता है, तभी साव सेंगचन आता है और बोलता है वीजिंग देखो उसकी बातों का बुरा मत मानो तुम,
ठीक है, वो ऐसे ही है बदतमीज़। वीजिंग देखता है और बोलता है गगा क्या 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 सच में वो शादी कर लेंगे उससे। ये सुनने के बाद साओ शिंगचैन बोलता है वीजिंग देखो ये सब मैं नहीं जानता हूँ, पर चिंता मत करो वीजिंग, सब ठीक हो जाएगा। वीजिंग देखता है और बोलता ठीक है गा। इसके बाद वो बोलता है कि एक काम करो वीजिंग, चलो हम लोग खाना बनाते हैं। ये बस ऐसे ही है, बदतमीज़ है पूरी तरह से। वीजिंग फिर इग्नोर करता है और वीजिंग सोच रहा था क्या क्या सच में भांग जी उसे भूल गया है, क्या क्या उसे ज़रा भी याद नहीं है कि उसने वीजिंग से शादी की है। वीजिंग को बहुत बुरा लग रहा था, वो क्या करता। उसके दिमाग में हज़ारों सवाल थे, बट उन सवालों का जवाब देने के लिए वहाँ पर कोई नहीं था। वीजिंग को बुरा लग रहा था कि कैसे कैसे भांग जी उसे भूल गया। हाँ, वो कैसे भूल सकता है उसे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वीजिंग सोचता है नहीं भांग जी उसे भूल कैसे सकता है। हाँ नहीं, वीजिंग यही सब सोचते जा रहा था। तभी हम देखते हैं साओ शिंगचैन बोलता है वीजिंग जो है वो अपने धुन में लगा हुआ था। वीजिंग कुछ फ्राई करने के लिए जैसे फ्राई पैन की ओर अपना हाथ बढ़ाता है तो वीजिंग का हाथ लगता है और हाथ लगने की वजह से जो फ्राई पैन था उसके अंदर जो गर्म ऑयल था वो वीजिंग के हाथ पर गिर जाता है और वीजिंग जो है थोड़ी सी आवाज़ करता है। साओ शिंगचैन बोलता है वी, एंड वो वीजिंग के हाथ को देखता है तो वहाँ पर निशान बन गया था क्योंकि तेल गिर गया था। वो तुरंत वीजिंग का हाथ जो है वॉश बेसिन के पास लेके जाता है और उस पर पानी डालता है। उसके बाद वीजिंग को देखता है और बोलता तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए क्रीम लेकर आता हूँ। एंड वो वहाँ से जाता है और क्रीम लेके आता है। थोड़ी देर के बाद वीजिंग के जख्मों पर लगाता है और बोलता है वीजिंग तुम्हारा ध्यान कहाँ है। वीजिंग बोलता सॉरी का। इसके बाद साओ शिंगचैन बोलता तुम यहाँ पर बैठो, मैं काम कर लूँगा। वीजिंग बोलता नहीं मैं करूँगा। साओ शिंगचैन बोलता मैंने कहा ना चुपचाप करके बैठ जाओ। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग चुप हो जाता है एंड वो बैठ जाता है। एंड इसके बाद साओ शिंगचैन खाना बनाना शुरू करता है। वीजिंग बस देख रहा था और उसे खुशी होती है कि चलो कम से कम इस घर में कोई तो है जो वीजिंग का ख्याल रख रहा है। और वीजिंग सोचता है हाँ उसे क्या ही लेना देना जब उस इंसान को। वीजिंग बहुत ही ज़्यादा सैड फील करता है। वीजिंग को थोड़ी सी उम्मीद थी कि जब हो सकता है वांग जी होश में आए तो वीजिंग को कुछ अच्छा ट्रीट करे, बट नहीं, यहाँ तो उसे पता चल रहा है कि जिससे वांग जी भूल ही गया हो सब कुछ। वीजिंग को बहुत बुरा लगता है। एंड थोड़ी ही देर के बाद खाना वगैरह बन जाता है और नीचे वहाँ पर लगा दिया जाता है। सभी लोग खाना वगैरह खा के चले जाते हैं अपने काम के लिए और ऐसे ही करके वीजिंग का लैंड मैंशन में दिन गुजरते रहते हैं। वीजिंग को अब लैंड मैंशन में रहते हुए पूरे 5 दिन हो चुके थे। 5 दिन तक वीजिंग लैंड मैंशन में रहा था, बट वीजिंग को एक बार भी वांग जी नहीं दिखा था, जैसे कि मानो वीजिंग वहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि मैडम लैन वीजिंग को ज़्यादातर कहीं भी जाने नहीं देती थी और वांग जी के सामने तो बिल्कुल भी उसे आने ही नहीं देती थी। जहाँ पर भी वीजिंग दिख जाता मैडम लैन उसे चुपचाप करके वहाँ से भगा देती थी और वीजिंग को बुरा लग रहा था। डे बाय डे उसका हार्ट कमज़ोर होता जा रहा था। वीजिंग को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसी ने ऐसी क्या गलती की है जिसके साथ इतना सब बुरा हो रहा है। क्यों भगवान उसी की ही हर बार ऐसे परीक्षा लेते रहते हैं। वीजिंग को अपने दिल में बहुत ही तेज़ दर्द होता है कि क्यों उसकी लाइफ ऐसे बन गई है, क्यों कोई उसकी हेल्प नहीं करता, क्यों कोई उससे प्यार नहीं करता है। वीजिंग को बहुत बुरा लग रहा था पर वो कुछ भी नहीं कर सकता था। आज ऐसे ही दोपहर थी और वीजिंग जो है सारा काम कर लेता है। उसके बाद वो मैडम लैन के पास आता है जो कि वांग लिंगजाओ के साथ बैठी हुई थी और बातें कर रही थी। वीजिंग बोलता मैम मैंने सारा काम कर लिया है। ये सुनने के बाद मैडम लैन बोलती है मनहूस जाओ यहाँ से। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग जाने लगता है। तभी मैडम लैन को देख कर वांग लिंगजाओ बोलती है कि रुको। वीजिंग रुक जाता है और देखता है वांग लिंगजाओ स्माइल करती है और बोलती जाओ मेरे होने वाले हस्बैंड वांग जी का जाकर रूम साफ़ करो। ये सुनने के बाद वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता और बोलता जी मैम। एंड वो वहाँ से चला जाता है। वांग लिंगजाओ को देखकर मैडम लैन बोलती वांग लिंगजाओ बेटा ये तुम क्या कर रही हो, तुम जानती हो कि मैं उस वीजिंग को वांग जी से दूर रख रही हूँ, मैंने तो वांग जी के सामने तक नहीं आने दिया और तुम उसे उसके रूम में भेज रही हो। वांग लिंगजाओ बोलती मैम आंटी आप भी ना वो बस उसके रूम को देख ही तो सकता है, कुछ कर भी नहीं सकता, वैसे भी उसे भी तो देखने दीजिए ना मेरे होने वाले हस्बैंड का रूम कैसा है। हाँ बेचारा एकदम से तड़प कर वो अपने हस्बैंड का रूम साफ़ करेगा। एंड ये बोलकर वो स्माइल करती हैं। ये देखकर मैडम लैन भी स्माइल करती हैं। वीजिंग चुपचाप करके जाता है एंड इतने टाइम में उसे पता चल गया था कि वांग जी का रूम कौन सा है। वीजिंग आता है एंड वो वांग जी के रूम के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वीजिंग ने इन 5 दिनों में ना ही तो वीजिंग ने वांग जी को देखा था और न ही उसने वांग जी का रूम कुछ भी नहीं देखा था। वीजिंग स्लोली डोर ओपन करके अंदर आता है एंड देखता है वांग जी का रूम बहुत लग्जूरियस था एंड बहुत ही ब्यूटीफुल था एंड एकदम नीट एंड क्लीन था। वीजिंग देखता है बेड को जहाँ पर सलवटें गिरी हुई थी, यानी कि बेड थोड़ा मैसी था। वीजिंग बेड के पास जाता है एंड उसे टच करता है तो वांग जी की स्मेल थी एंड वीजिंग याद करता है और बोलता है ये मेरा रूम है। वीजिंग बोलता हाँ नहीं ये मेरा रूम नहीं है, ये उस इंसान का रूम है जिसने मेरी लाइफ को बर्बाद कर दिया और उसे मैं यहाँ तक नहीं हूँ। एंड ये बोलकर वीजिंग जो है वो बहुत ही सैड फील करता है, पर इसके बाद वो चुपचाप करके पूरा रूम साफ़ करना शुरू कर देता है। वीजिंग पूरा रूम क्लीन करता है अच्छे से, जो चीज़ें वगैरह थी उन्हें साफ़ करके चुपचाप करके वहाँ से जाने के लिए मुड़ जाता है।
एंड वी जिंग जो है वो वहाँ से एक बार फिर पलट के रूम को देखता है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो है वो दोपहर में घर आता है, बहुत ही तेज़ी से अपने रूम की ओर जाने लगता है। तभी वांग लिंग जो बोलती वांग जी, एंड ये सुनते ही वांग जी देखता है और बोलता है हाँ हाँ हेलो, मुझे काम है, ये बोलकर वो जाने लगता है। तभी मैडम लाइन बोलती वांग जी क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? वांग जी बोलते कि मॉम वो मेरी ना फाइल रूम में रह गई है, मैं वही लेने के लिए जा रहा हूँ। एंड ये बोलकर वो तुरंत ही अपने रूम की ओर चला जाता है। तभी मैडम लैन बोलती हाँ ओ माय गॉड, वो मनूस भी तो उसी रूम में है। एंड ये सुनने के बाद वांग लिंग जॉब बोलती क्या, एंड वो तुरंत ही उठकर जाने लगते हैं उसे और भागते हुए। वहीं वीजिंग को देखते हैं, वीजिंग रूम को देखता है और उसे बुरा लगता है। एंड फिर वो अपने आप को संभालता है और रूम का डोर ओपन करके वो जैसे ही जाने वाला था तभी अचानक से हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी भी रूम का डोर पुश करता है ओपन करने के लिए, बट वो ओपन था एंड वीजिंग जो है वो अचानक से टकरा जाता है। एंड वांग जी का पैर वीजिंग के पैर पर लगता है और वीजिंग जो है वो नीचे गिरने वाला था, पर वांग जी उसे पकड़ लेता है। एंड वीजिंग डर के मारे अपनी आंखों को बंद कर लेता है। उसे लगा कि आज तो वो गिर ही जाएगा, बट उसे वांग जी ने पकड़ लिया था। वीजिंग आंखें बंद की हुई डरा सहमा सा था। वीजिंग धीरे धीरे अपनी आइज ओपन करके दिखता है एंड वो दिखता है वांग जी को। एंड वांग जी वीजिंग को देखता है एंड देखने के बाद वांग जी फ्रीज, एकदम से फ्रीज। वीजिंग की वो फेस को देखता है, उसकी आंखों को, उसके लिप्स को, वो हर एक चीज़ को देखता है। एंड ये सब देखने के बाद वांग जी धीरे धीरे करके चीज़ों को याद करता है एंड उसके सर में से दर्द होता है और वांग जी को धीरे धीरे करके चीज़ें जैसे याद आ रही हों, वांग जी को जैसे रिमेंबर हो रहा हो कि ये इंसान कौन है। एंड वीजिंग जो है वो तुरंत देखता है और बोलता है हम सॉरी, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। एंड ये बोलकर वो वांग जी को देखता है। वांग जी बोलता है इट्स ओके। एंड ये बोलकर वांग जी अपने फिंगर वीजिंग के लिप्स पे रख देता है। एंड वीजिंग एकदम से सहम जाता है एंड वो वांग जी को देखता है। वांग जी बोलता है कोई बात नहीं, तो तुम शांत हो जाओ। वीजिंग देखता है और बोलता है सॉरी। एंड ये बोलकर वो जाने लगता है वांग जी के हाथों से दूर होके। एंड तभी वीजिंग रुक जाता है। वीजिंग के सामने मैडम लैन खड़ी हुई थी। मैडम लैन बिना कुछ सोचे समझे सीधा वीजिंग के फेस पर एक स्लैप मारती हैं और बोलती हैं तुम 2 कौड़ी के ओमेगा, हाँ क्या कर रहे थे यहाँ पर, और मेरे बेटे को सेड्यूस करने की कोशिश कर रहे थे तुम। एंड ये बोलकर वो वीजिंग पर चिल्लाते हैं। तभी वांग जी आता है और बोलता मॉम ये आप क्या कर रही हैं? मैडम लाइन बोलती चुप करो तुम। एंड वांग लिंग जॉब भी आती है और बोलती है तुम मेरे हस्बैंड को सेड्यूस कर रही थी, हाँ तुम कितनी घटिया हो। एंड ये बोलकर वो भी वीजिंग पे चिल्लाती है। वीजिंग को बुरा लग रहा था, वीजिंग को समझ नहीं आता कि उसने क्या गलती कर दी, उसने तो कुछ भी नहीं किया है। तभी वांग लिंग जाओ बोलती है कि आंटी आप इसके जैसे ओमेगास को जानते नहीं हैं क्या, ये ऐसे ही होते हैं, दूसरे के ओमेगास को सड्यूस करते हैं। एंड वो तुरंत ही वांग जी के पास जाती है, वांग जी को हक करती है और बोलती है कि ओ माय लवली कैसे हो तुम। एंड ये बोलकर वो वांग जी को देखती है। वांग जी बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो तुम। वांग लिंग जाओ बोलती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कहाँ जा रहे हो? वांग जी बोलता है कि ये फाइल ना मुझे डैड को अर्जेंटली देनी है तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ। एंड ये बोलकर वो जाने लगता है। तभी वांग लिंग जाओ पाउट बनाते हुए बोलती है वांग जी तुम्हारे पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं होता है। एंड ये बोलकर वो मुंह बनाती है। वांग जी देखता है और बोलता है कि मैं वो, तभी वो बोलती है कि देखो मैं तुम्हारी होने वाली वाइफ हूँ और तुम्हारी ओमेगा भी हूँ, तो तुम ऐसा क्यों करते हो मेरे साथ। एंड ये बोलकर वो पाउटी फेस के साथ देखते हैं। वांग जी देखता है और बोलता है हाँ तुम बहुत ही फनी हो वांग लिंग जाओ, हाँ मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। एंड ये बोलकर वो बिना इधर उधर कुछ देखे वहाँ से निकल जाता है। और वांग जी ने वीजिंग को स्लैप पड़ते हुए नहीं देखा था क्योंकि वो रूम के अंदर चला गया था फाइल लेने के लिए, जैसे ही वीजिंग वहाँ से जा रहा था इसीलिए। वांग जी जो है वो तुरंत ही हॉल में आता है और उसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो जाते टाइम अपना फ़ोन निकालता है और कॉल करता है और बोलता है, तो दूसरी ओर एक पर्सन बोलता है कि जी सर। वांग जी चिल्लाते हुए बोलता है मैं तुम्हें पैसे किस लिए दे रहा हूँ, हाँ तुम एक ओमेगा को ढूंढ नहीं पा रहे हो। ये सुनने के बाद वो पर्सन बोलता है कि सॉरी सर माफ़ कर दीजिए, हम उसे ढूंढ रहे हैं, अब हम क्या करें, हमें आप ही बताइए ना, नहीं तो हमें उस ओमेगा की फ़ोटो पता है एंड नहीं उस ओमेगा की हमारे बारे में, आप उसके बारे में कुछ जानते हो। आपने उसका हमें ठीक से नाम तक नहीं बताया है और आप क्या चाहते हो कि हम उसे कैसे ढूंढें, ना ही तो फ़ोटो है उसकी और ना ही उसका नाम पता है आपको अच्छे से, और हम क्या करें। वांग जी बोलता मुझे नहीं पता, मैं तुम्हें पैसे इसलिए नहीं दे रहा हूँ, जाओ और ढूंढो। ये सुनने के बाद वो बोलते जी सर ठीक है हम ढूंढ रहे हैं। एंड इसके बाद वांग जी फोन कट करता है और उसके बाद कार में बैठकर सीधा निकल जाता है अपने ऑफिस रूम के लिए। एंड वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं वी यिंग को। वी यिंग जो है वो अपने रूम में था और बहुत बुरी तरह से दर्द में चिल्ला रहा था क्योंकि मैडम लैन उसे चाबुक से मार रही थी। वी यिंग की बॉडी पर अनगिनत निशान पड़ चुके थे। मैडम लन चिल्लाते हुए बोलती हैं तुम जैसा खटिया ओमेगा हाँ मेरे वांग जी के सामने आ भी कैसे सकता है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा था मेरे बेटे के सामने मत आना, फिर भी तुम उसके सामने आए। वीजिंग बोलता है नहीं प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आगे से नहीं आऊँगा, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। बट मैडम डैन को वीजिंग पर कोई तरस नहीं आता एंड वो बस वीजिंग को मारती जाती हैं और वीजिंग इन फाइनल में पूरी तरह से टूट कर बिखर जाता है।
मैडम लैन चाबुक को फेंक देती हैं और बोलती हैं कि आगे से अगर तुम सामने आए तो तुम्हारा वो हाल कर दूंगी जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। वी यंग चुपचाप करके देखता है मैडम लैन को और उसकी फेस पर, उसकी बॉडी पर बहुत निशान बन चुके थे। मैडम लैन गुस्से में चली जाती है। वी यंग भी कैसे भी करके वहाँ से अपने रूम में जाता है और वहाँ जाकर गिर जाता है, क्योंकि वी यंग में हिम्मत नहीं थी। वो कैसे तैसे करके रूम में तो आ गया, बट इससे आगे उसकी कुछ भी करने की कोई हिम्मत नहीं थी। घर का कोई भी सर्वेंट वी यंग की हेल्प करने के लिए नहीं जा सकता था, क्योंकि वो सब मैडम लैन से डरते थे। और इस वक्त घर पे साउ सिंचन नहीं था, क्योंकि वो कुछ ग्रोसरी का सामान लेने के लिए मार्केट गया हुआ था। और वी यंग बेहोश रूम में गिरा हुआ था। उसकी बॉडी बहुत बुरी तरह से पेन में थी, जगह जगह से कट के निशान थे, ब्लड निकल रहा था। वी यंग बेहोश था। अब हम यहाँ से देखते हैं 3 से 4 घंटे बाद का सीन। साउ सिंचन भागते हुए रूम में आता है वी यंग के, एंड वो बोलता वी, एंड वो तुरंत ही वी यंग की हालत को देखता है और कहाँ जाता है। वो तुरंत ही जाकर वी यंग की हेल्प करता है, उसे उठाता है, उसे अच्छे से वहीं पर रखता है। और उसके बाद वी यंग को बोलता वी, एंड वो पानी वी यंग के फेस पे डालता है। वी यंग धीरे धीरे अपने आइस ओपन करके देखता है और बोलता गगा गगा, मुझे दर्द हो रहा है, गगा मुझे दर्द हो रहा है, यानी बोलकर वो रोने लगता है। वो बोलता सॉरी सॉरी वी यंग, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे लिए खाना और मेडिसिन लेके आता हूँ, ठीक है, तो तुम यही रुको। वी यंग जो है वो बहुत ही बुरी हालत में था, उसकी बॉडी दर्द कर रही थी। तभी साउ सिंचन जाता है एंड वो वी यंग के लिए मेडिसिन और उसके लिए खाना लेके आता है। इसके बाद वो वी यंग को खाना खिलाता है और वी यंग की बॉडी पर जहाँ जहाँ कट वगैरह थे, जो कुछ भी लगा हुआ था, यहाँ पर कुछ भी खरोच का निशान था या जो भी था, वी यंग की उन सभी पर साउ सिंचन मेडिसिन लगाता है और वी यंग को देखता है और बोलता है वी यंग तुम आराम करो, ठीक है, एंड ये टैबलेट खाओ। इसके बाद वो टैबलेट देता है और बोलता है आराम करो वी यंग, मुझे जाना होगा, अगर मैंने काम नहीं किया तो मैडम लैन गुस्सा करेंगी, तुम रेस्ट करो। वी यंग को ये बोलकर साउ सिंचन जाता है। वी यंग को तभी साउ सिंचन बोलता है वी यंग इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा, तुम रेस्ट करो, ठीक है, एंड ये बोलकर साउ सिंचन वहाँ से चला जाता है। उसे भी बुरा लग रहा था, बट वो क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वी यंग जो है वो बस देखता है और अपने नसीब पर रो पड़ता है, क्यों उसी के साथ ये सब हो रहा था। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं जियांग फेंगमियन को, जो कि रूम में बैठे हुए थे और मैडम जो बोल सकते हैं वी थी, यानी कैंग सेसैरन, वो उनके सामने थी और बोलती हैं देखिए प्लीज़ मेरा बच्चा उस अल्फ़ा को नहीं जानता है, प्लीज़ मेरी बेटी को ले आइए, वो कहाँ है, किस हालत में है, हमें कुछ भी नहीं पता है, प्लीज़ उसे ले आइए ना, प्लीज़, वो उसे नहीं जानता है, प्लीज़। ये सुनकर जियांग फेंगमियन गुस्सा करते हैं और बोलते हैं तुम चुप करो बिल्कुल भी, हाँ, उसका साइड मत लो, वो 1 नंबर का घटिया ओमेगा था, हाँ, तुम कहती हो कि वो उसे जानता नहीं था तो वो यहाँ पे कैसे आया, हाँ, बहुत शौक चढ़ा था, चुप करो तुम, बिल्कुल चुप करो, ये सब तुम्हारी ही गलती है, अगर तुमने पहले ही अपनी ओमेगा बेटो और मतलब बेटी पर ध्यान दिया होता तो ये सब कभी नहीं होता। सबके सामने उसने मेरी इज्जत को नीलाम कर दिया है, अब उसे जहाँ भी रहना है, जैसे भी रहना रहे, मैं उसे कुछ भी नहीं ढूंढने वाला हूँ और न ही मुझे पता करना है। वो मनुष्य चला गया, अच्छा हुआ हमारे घर से। एंड ये बोलकर वो मैडम जो वी थी उन्हें देखते हैं। ये सब सुनने के बाद कैंग सेसैरन को बहुत बुरा लगता है, वो उनका बच्चा था। तभी जियांग फेंगमियन बोलते हैं तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि भूल जाओ, एक तो तुम्हारी बेटी पैसे ही भाग गई है और दूसरा तुम्हारा वो बेटा, हाँ, जो अपने लवर के साथ यहाँ से शादी करके गया है, और तो तुम भूल जाओ उसे। यानी बोलकर वो गुस्सा करते हैं। मैडम वी को बहुत ही बुरा लग रहा था, वो क्या करे, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वो माँ थी, वो कैसे भूल जाती अपने बच्चे को। और ऐसे ही जियांग फेंगमियन गुस्सा करके वहाँ से चले जाते हैं और मैडम जो बोल सकती है कैंग सेसैरन थी, वो चुपचाप रोती रह जाती है। वहीं हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी अपने फ्रेंड्स के साथ था एंड जैसे वांगजी वहाँ पर आता है और वो देखता है और बोलता है कैसे हो आप सब, एंड ये देखकर वेंचे वो स्माइल करता है और बोलता है ओ माय गॉड वांगजी, वैसे हमारा ब्रदर इन लॉ कैसा है। ये सब सुनने के बाद वो गुस्सा करता है और बोलता है चुप करो तुम, वो कोई तुम्हारा ब्रदर इन लॉ नहीं है। ये सब सुनने के बाद वैन जॉब बोलता है ओ माय गॉड वांगजी, क्या तुम भूल गए हो, तुमने उससे शादी की थी। एंड ये सुनने के बाद वांगजी बोलता है चुप करो, वो मेरा पर्सनल मैटर है और तुम्हें इसमें इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब सुनने के बाद वो स्माइल करता है वैन चाओ और बोलता है कि देखो वैसे तुम्हारी उस गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं बोलूँगा, फियोंसे वांग लिंग जाओ का क्या, हाँ, क्या होगा जब उसे पता चलेगा। वांग जी बोलता है चुप करो, एंड इससे पहले कि वो कुछ और बोलता वांग जी इसकी कॉलर पकड़ता और बोलता है कि मैंने कहा चुप करो वरना तुम्हारा ऐसा हाल करूँगा। बट तभी साउ सिंचन और शू यांग नहीं हो सके उसे दूर करते हैं और बोलते वांग जी शांत हो जाओ। वांग जी गुस्सा था और वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। एक तो ऑलरेडी ही जब से उसने वीजिंग को देखा है उसे वो सब चीज़ें रिमेंबर हो रही है, फ्लैश आ रहा है उसे, और दूसरा वो अपने ओमेगा को नहीं ढूंढ पा रहा है। वांग जी को दिमाग खराब हो रहा था, समझ नहीं आ रहा था। हाँ, बस वो कैसे भी करके ये सब चीज़ें दूर करना चाहता था बस, बट वो ये सब चीज़ें भूल ही नहीं पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं। उसे बार बार वीजिंग का फेस याद आ रहा था, उसे मतलब पागल जैसा फील हो रहा था।